कि आने वाला समय योगी जी का है और योगी जी भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और गांधी परिवार के हाथ से जो चुनाव चिन्ह हाथ है, पंजा है, जाते हुए देखेंगे। ममता बनर्जी का कारण चाहे कुछ भी रहे, वो बंगाल की मुख्यमंत्री मुझे रहते हुए नहीं दिख रही है। तो क्या मोदी जी अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे जिस तरह के हालात अभी बने हुए? मोदी जी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। नेतृत्व परिवर्तन मोदी जी का हो जाएगा और राष्ट्रपति की ओर मोदी जी अग्रसर हो। मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा थाली बजाओ, आपने बजाई, कोई बात नहीं। क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? एक पार्ट में टूट चुका है, एटलीस्ट एक दो पार्ट में और टूटना इसका तय था। ये आज तय नहीं था, ये जिस दिन वो बना था 1947 में, उसी टाइम तय हो गया था। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे आएगा सर ये? और 2-3 काम मोदी जी को डेस्टिनी ने दिए थे, उनमें से कई काम वो कर चुके हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को उनके टाइम में ही आते हुए देखेंगे। ठीक है। नीम करोली बाबा का जिक्र करते हैं, अगर जी। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कैसे करें? मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। आप कैची धाम जाइए, सच्चे मन से वहाँ अपना मस्तक झुकाइए और अपने जीवन में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी वहाँ पर अर्जी लगाइए। और 3 महीने के अंदर आपके जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो आप मुझे बताना, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, होगा ही होगा, परिवर्तन होगा ही डेफिनेट। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका थर्ड डिग्री पॉडकास्ट में। मेरे साथ है मेरी सहयोगी परमीत कौर वालिया। जियो पॉलिटिक्स की हलचल हो या फिर इंडियन पॉलिटिक्स का घमासान, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शंस देकर एक तरह से देश में तहलका मचाया हुआ है। और यकीन मानिए, आज का ये पॉडकास्ट भी बहुत धमाकेदार रहने वाला है, जिसमें आपको तरह तरह की बातों के जरिए ये पता लगेगा कि असल में फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। और साथ ही साथ हम इंडियन पॉलिटिक्स की तो बात करेंगे ही, हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी एक बड़ी डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद फेमस, बेहद लोकप्रिय अंकित अग्निहोत्री जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी प्रेडिक्शंस ने सोशल मीडिया पर घमासान मचाया हुआ है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से, सर, जी। सन की ट्रंप, उसका कौन सा ग्रह खराब हो रखा है सर? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में तो हमें उसकी कुंडली को या उसके चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है। आपने एक वर्ड यूज किया, सनक या सनकपन, पागलपन, उन्माद, इम्पल्सिवनेस। तो एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो मून। ट्रम्प हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी कुंडली में मून डिस्टर्ब है तो ये इस तरीके का मानसिक उन्माद आपको देखने को मिलेगा। ट्रम्प का हम चार्ट लेते हैं 14 जून 1946। मैं डेटा इसलिए शेयर करता हूँ और रीजन इसलिए बताता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ लोगों को उसमें लगे, मेरे मन में आया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। 14 जून 1946 का हम चार्ट लेते हैं, सुबह 10:47 न्यूयॉर्क का। तो जो चार्ट बनता है उनका लियो एसेंडेंट सिंह लगन का बनता है। अब जो सोच समझ या इम्पल्सिवनेस है वो मून से डिसाइड होती है। मून इनके पीड़ित है। राहु केतु एक्सेस में है D1 में और D9 में भी, नवमांश में भी राहु केतु एक्सेस में। तो मून इस तरीके के इनको एक बोलता ना अधीर कर देना, किसी चीज को बार बार बोलना फिर उससे बैक कर देना। अभी बोल रहे हैं हम 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज करा देंगे, फिर बोल देते हैं अगले दिन हम 5 दिन के लिए युद्ध विराम कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मानसिक अधीरता। तो मैं कहूँगा कि एक सन की तानाशाह समझ लीजिए इस टाइम से, जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। मई 2024 में, जिन लोगों को याद हो, मेरा कोई पॉडकास्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं, जब ये प्रेसिडेंट नहीं भी बने थे तो मैंने कहा था प्रेसिडेंट तो जरूर बनेंगे जनवरी 2025 में, लेकिन जिस दिन भी ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो दुनिया में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जब से ये बने हैं ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि आगे भी ये जो छेड़छाड़ करते रहेंगे और अपने जो टेन्योर है उसको ये काफी खराब करने वाले हैं या पूरा ब्लैक लिस्टेड करने वाले हैं। हालांकि एक रिलैक्सेशन जरूर पूरी दुनिया को मिलेगी। मैं कहता हूँ मिड टर्म इलेक्शंस होने मिड टर्म नवंबर में। मिड टर्म इलेक्शन आपको पता ही है, वहां पर सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो सीट्स हैं उनके लिए होते हैं। सीनेट वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहे हैं उस टाइम इनकी जो कुंडली है, वर्ष कुंडली है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो फेवरेबल नहीं है। तो मिड टर्म इलेक्शंस में क्या होगा, इनकी बहुत सारी पावर्स सीज हो सकती है।
क्योंकि वहाँ पर सीनेट से परमिशन लेनी हम्म। पड़ती है अपनी चीज़ों को करने के लिए। 33% सीट पर हर 2 साल में वहाँ इलेक्शन होता है, तो वहाँ से ये फंसना शुरू होंगे। लेकिन फिर भी अभी ये 2026 में काफ़ी इम्पैक्ट नेगेटिव डालते हुए दिखते हैं। तो क्या ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है अगर मिड टर्म इलेक्शंस में थोड़ा चेंज आए तो? बिल्कुल ठीक बात है। हम्म आपने पूछा मिड टर्म इलेक्शन होगा, क्या हम्म ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है? देखिए, हम्म मिड टर्म इलेक्शंस में पावर का जो है कम होना ये डेफिनेटली दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये अपना टेन्योर तो पूरा करेंगे। ये जो 28 तक इनका कार्यकाल है ये पूरा करेंगे। हाँ, मिड टर्म के बाद और जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाले टाइम में यूएस में हो चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी में हो जो डेवलप हो रहे हैं, मैं ट्रम्प के लिए बोलूंगा कि इन पर पहले भी शायद लगा हुआ था, दोबारा भी इम्पीचमेंट, महाभियोग जैसा जो महाभियोग। दोबारा आपको देखने को मिलेगा 26 नवंबर 2026 के बाद से, मे बी मिड में, लेकिन फिर भी उसको निकाल ले जाएंगे। कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें और थर्ड टाइम प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो जाएं। तो मैं यहाँ ये भी दे देता हूँ प्रेडिक्शन कि अगर ये किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर भी लेते हैं, क्योंकि यूएस में 2 बार से ज्यादा कोई 2 बार से प्रेसिडेंट ज्यादा बन नहीं नहीं बन सकता, हम्म। तो ये कर रहे हैं कुछ जुगाड़ कि मैं तीसरी बार ही बन जाऊं। किसी तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर भी लिया तो भी इनका लास्ट टेन्योर, उसके बाद ये रिपीट नहीं होंगे। और ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोला हुआ है मैंने कि ये शायद जैसे कि हर वॉर में कोई ना कोई हीरो रहा है, विलेन रहा है, सॉरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हम देखते हैं तो स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी ये रहे थे। इस वर्ल्ड वॉर के जो बेंजामिन थर्ड चल रहा है, थर्ड ही कहेंगे हम जब इतने सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ट्रम्प, इनका एक सनक, एक पागलपन है जिसकी वजह से अननेसेसरी पूरी दुनिया को, पूरे देश को क्राइसिस झेलने पड़ रहे हैं। सर, जियो पॉलिटिक्स में एक चीज बहुत इस समय चर्चा में है, भाई सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो युद्ध चल रहा है ये कब खत्म होगा सर? क्या इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन है? ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं? ग्रह गोचर का अगर अभी हम देखें तो अभी हम जैसे मार्च में बैठे हैं और हमें दिख रहा है कि आने वाले टाइम में चीजें सॉर्ट आउट होंगी कि नहीं होंगी, तो अभी एक जो मेजर ट्रांजैक्शन हमें चलना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली के हिसाब से। हमें न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलना है। हम एस्ट्रोलॉजिकली रीजन देते हैं, प्रेडिक्शन सही हो गलत हो वो माँ सरस्वती के हाथ में है। अभी आपका शनि, इनका आपका शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आने वाले टाइम में अप्रैल फर्स्ट वीक में मंगल भी वहां पर पहुंच जाएंगे। मंगल और शनि ऑलमोस्ट एक हाउसेस में इकट्ठे होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक्सीलरेट करता है, और 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपका ऑलमोस्ट सूर्य, मंगल, शनि, ये 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं। ईरान की कुंडली की बात करते हैं तो इसकी कुंडली की मैं आपको डेटा दे देता हूँ। अप्रैल 1979 के अकॉर्डिंग हम कुंडली बनाते हैं, कैंसर असेंडेंट की कुंडली बनती है। तो इस कुंडली में भी काफी कुछ हलचल होने वाली इस ट्रांजिट के हिसाब से, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सीलरेट हो सकता है युद्ध। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑलमोस्ट देखिए उनके जो बड़े नेता हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जो टॉप इनकी लीडरशिप है। एक जो उनके बेटे हैं मोस्तफा खामेनी, उनको लेके बोला जा रहा है कि शायद वो घायल है, लेकिन फिर भी वो लीड करेंगे, रिवर्ट करेंगे आने वाले टाइम में भी। तो मुझे लगता है कि अप्रैल एंड तक कम से कम ये वाला जो पार्ट है ये सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है, या कुछ धीमा पड़ने की उम्मीद है। तो ये अप्रैल एंड से थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ना चाहिए, और मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन 11 मई के बाद थोड़ा सा इस रीजन में शांत हो जाएगा। तो अब से लेके थोड़ा सा अप्रैल एंड में थोड़ा सा डाउन, और फिर 11 मई तक आते आते थोड़ा सा ये रीजन शांत हो जाएगा आपका जो चल रहा है। उसका कारण भी देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं कह रहा हूँ मंगल हट जाएगा शनि के ऊपर से। मंगल को क्या कहा जाता है, जैसे कि मैं के.एन. राव सर हमारे गुरु हैं, वो कहते हैं कि मंगल किसी भी युद्ध का अग्रदूत होता है, यानी कोई चीज एक्सिलरेट करनी हो मंगल। अब मंगल वहां 40-45 दिन के लिए जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ करेगा, हिंसा, युद्ध और चीजें बढ़ाएगा। तो ये 3 अप्रैल से जो 17-18 अप्रैल तक का टाइम ड्यूरेशन है थोड़ा सेंसिटिव है, फिर धीमे धीमे सेटल डाउन होते होते 11-12 मई के आसपास निकल जाएगा। देन फिर थोड़ा सा मुझे सेटल होते हुए दिखता है, लेकिन एक रीजन सेटल होगा, दूसरा रीजन शुरू होगा, और फिर मुझे वो जो मिडिल ईस्ट एशिया में आग लगी हुई है उस आग का या वहां से जो इम्पैक्ट है अपने इस तरफ आते हुए दिखता है, एशिया की तरफ, जहाँ एशिया पर भारत, कॉन्टिनेंट में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना ये किसी तरीके के वॉर क्राइसिस में उलझाएंगे, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान द्वारा ही फिर से की जाएगी। मतलब 2025 वाला सिनेरियो बनेगा। हाँ, आपका मई के आसपास, मई जून हमने बोला है कि पाकिस्तान जानबूझ के इंट्रोड्यूस करेगा, भारत को उकसाना, जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में लड़ाई हो रही हो या 2 लोगों की, तो आप किसी बड़े लोग को भी लड़ाई में शामिल कर लो, तो उसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान भी यही चाहेगा, जो अफगानिस्तान के साथ उसकी वॉर चल रही है
तो अभी तो उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा जब तक कि इंडिया का कोई इसमें एंगल ना आ जाए। तो वो जानबूझ के आने वाले टाइम में जो पोजीशंस दिख रही है जैसे भारत में हम देखें मंगल की महादशा एक्टिवेटेड है वृषभ लग्न की कुंडली में, तो युद्ध और ये आर्मी का रूल इनका प्रभाव आप बढ़ते हुए देख ही रहे, और उसमें राहु भी एक्टिवेटेड है अभी। और ये सारी चीजें को एक्टिवेशन है, इन चीज को और एक्सलरेट कराएगा, बढ़ाएगा। तो अगर आप वैसे समझे तो ये 2026 डरने वाली देखिए कोई बात नहीं, आपका जीवन हमारा जीवन चल ही रहा है, ईरान युद्ध चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हमें दिखता है। लेकिन क्या पहले से ज्यादा खतरनाक होगा? देखिए पाकिस्तान के लिए मैं बोलूंगा कि ये जो कंडीशंस चल रही हैं पाकिस्तान की, ये एक तरीके से पहले से प्रभावशाली होंगी। खतरनाक वर्ड नेगेटिव होता है, प्रभावशाली बोलते हैं। भारत प्रभावशाली तरीके से पाकिस्तान पर एक्शन लेगा, और देखिए जो बार बार छुटपुट वो कर रहा है बदमाशी, भारत इस पर पूरा अपना मुंह तोड़ जवाब देगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान के स्प्लिट होने का बोल रखा है, और वहाँ पर बलोच हो चाहे आपका पीओके वाला पार्ट हो, इस बार अगर लड़ाई होती है तो इस बार कुछ ना कुछ यहाँ से निकलेगा। बलोच इंडिपेंडेंट होगा, आपका पीओके जैसा पार्ट मर्ज हो सकता है, हम वापस ले सकते हैं। तो इस बार अगर भारत जाता है तो भारत पूरी तरीके से जो बोलते हैं ना किसी का पूरी व्यवस्था सेटलमेंट करके आएगा पाकिस्तान का, कि आगामी भविष्य में इस तरीके की गलती ना करे। 71 में जिस तरीके से हमने देखा था, इसी तरीके से हम आने वाले समय में आसिम मुनीर का वहाँ पर प्रभाव बढ़ ही रहा है। वहाँ पर भी उनकी मेष लग्न की कुंडली है, बुध की अंतर्दशा चल रही है उनकी, जिनमें तीसरा और छठा भाव एक्टिवेटेड है, जो आर्मी और आर्मी हेड की पोजीशंस को बढ़ता हुआ दिखाता है। अभी भी देखिए वर्ल्ड सिनेरियो में चल रहा है कि आसिम मुनीर मीडिएटर बन रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं लाया जा रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि भले ही अभी वहां पर तख्ता पलट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आर्मी ही रूल कर रही है। आर्मी रूल कर रही है। डिनर पर आसिम मुनीर को ही बुलाते हैं ट्रम्प, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते। आने वाले टाइम में और प्रभाव बढ़ेगा और वो करेंगे। अभी किसी ने हाल फिलहाल भी कहा है कि अगर हम पर अटैक होता है तो हम बिना सोचे समझे भारत पर अटैक कर देंगे। उनके पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने कहा है कि अपने आप पूरी दुनिया फिर हमारी तरफ देखना शुरू कर देगी। तो पाकिस्तान का पूरा इलाज होगा इस बार अगर करता है वो अटैक, और करेगा वो। चलिए सर, आपने कई एस्पेक्ट का जिक्र किया है, जिसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को छुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कैसे आएगा सर ये? देखिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को गलत तरीके से लिया गया था जब हमें जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बलूचिस्तान है, इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को दोबारा भारत के साथ मर्ज किया जा सकता है, और वहाँ पर अगर देखें तो हमारा ज्योग्राफिकली और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण इलाका है जो हमारे बॉर्डर्स एरिया को कंट्रोल करता है। तो हमारे लिए हमेशा वो एक टेंस विषय रहा है। हम अपनी इकोनॉमी का, बजट का बहुत बड़ा पार्ट उस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत भी चाहेगा कि अपने रक्षा बजट में कमी हो, सामरिक दृष्टि से और बहुत सारे आपके पहलुओं से भारत के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भारत उस पर अपना जो कब्जा है, अपना अधिकार है, वो बरकरार रखेगा। लेकिन किसके नेतृत्व में आएगा? ये देखिए हमने ये चीजें कही, अभी मोदी जी हैं और 2-3 काम मोदी जी को डेस्टिनी ने दिए थे, उनमें कई काम वो कर चुके हैं। अयोध्या का शिलान्यास, ध्वज पताका का फहराना, भारत को जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल उसका परमानेंट मेंबर बनवाना, वो उनको करना है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को उनके टाइम में ही आते हुए देखेंगे। तो अभी समय है, और अभी फिलहाल तो है मोदी जी, और अब मोदी जी के समय में ही इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो इनके सक्सेसर हैं वो योगी जी हैं, उसके टाइम तो आप शायद हिंदुत्व और सनातन की एक्सट्रीम पोजीशन देखेंगे। तो ये भी समझें कि क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? डेफिनेटली देखिए एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं बोलता हूँ तो मैं रीजन देता हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि मेरी गणना है, मुझे ऐसा लगता है, ये सब देखिए फेक है। आपके पास रीजन होगा तो आप रीजन देंगे। पाकिस्तान की जब हम कुंडली बनाते हैं तो मेष लग्न की कुंडली बनती है। 4th हाउस जो आपके घर को दिखाता है, लैंड, प्रॉपर्टी, भूमि, सामान्य व्यक्ति के लिए भी हम 4th हाउस को कंसीडर करते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी मेलेफिक प्लानेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो 4th हाउस में, जितने मेलेफिक प्लानेट हो वो उतने बार में टूटता है, डिवाइड होता है। तो वहाँ पर 2 से 3 पार्ट में वो उसका टूटना तय था। जिस दिन उसका निर्माण हुआ था, ये उसी दिन फिक्स हो गया था। उसकी जो कुंडली बनी है मेष लग्न की, जो कि मूवेबल साइन में है, तो लोकतंत्र कभी स्थिर नहीं रहा। मेलेफिक हाउसेस, मेलेफिक प्लानेट 4th हाउस में है,
एक पार्ट में टूट चुका है, एटलीस्ट 1-2 पार्ट में और टूटना इसका तय था। ये आज तय नहीं था, ये जिस दिन वो बना था 1947 में, उसी टाइम तय हो गया था। क्योंकि देखिए आपका जो प्रारब्ध क्या होना, आपका जन्म क्या है, वो भी एक प्रारब्ध। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसने आपके एक सेट प्रारब्ध को बिल्कुल। इंडिकेट कर दिया कि आप एक इस लाइफ पैटर्न को जिएंगे। मुहूर्त क्या होता है? यही होता है कि जब हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आकाशीय ऊर्जा है, उसको अपने अनुकूल हो तब हम काम करें। बिल्कुल। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है, आपको गेहूं की फसल बोनी है तो आप चाहते हैं कि आकाशीय ऊर्जा या जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो नेचर की पावर है, वो आपको सपोर्ट करे। तो आप क्या करेंगे? अक्टूबर नवंबर में ही बोएंगे ना गेहूं, मई जून में ही काटेंगे ना। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये भी एक मुहूर्त है, इसलिए कर रहे हैं कि आकाशीय ऊर्जा या ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। बिल्कुल। उल्टा कर दो, आप मई जून में गेहूं बोने लगो, अक्टूबर नवंबर में काटो, होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से एक सेट प्रारब्ध आपका होता है लाइफ का। तो पाकिस्तान का जो सेट प्रारब्ध है वो है, भारत ने बड़ी गंभीरता के साथ और स्थिरता के साथ अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो रैंडम नहीं लिया था रात को, कि नेहरू जी का मन हुआ कि रात को 12 बजे बोल देते हैं कि आइए हम उस भाग्य वधु का स्वागत करें जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं था। उसमें क्या किया गया कि जो उनको टाइम दिया गया, माउंटबेटन ने जो टाइम ड्यूरेशन दिया, तो उस टाइम 5 ग्रहों का जमावड़ा हो रखा था एक ही हाउस में। तो बहुत सारे लोगों ने कहा आपने बहुत गलत शुभ अशुभ तिथि चुन ली है, तो आप इसे बेस्ट कीजिए। तो उस टाइम के जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे, इन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीफ था, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। तो उस टाइम के जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे, सूर्य नारायण व्यास, हरदेव शास्त्री, तो एक मुहूर्त सेट किया गया। तो हमने क्या किया? स्थिर लग्न लिया। 2, 5, 8, 11 साइन स्थिर होते, जो स्थिरता को दिखाते हैं। और उस 5 प्लैनेट का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट नेगेटिव या हम न्यूट्रलाइज कर सकते थे, तो हमने इस तरीके से चार्ट को दिखाया कि हमने 3rd हाउस में सारे मेलेफिक प्लैनेट डाल दिए 5। तो उससे इम्पैक्ट ये आ गया कि हमारा जो साहस पराक्रम है वो अल्टीमेट हो गया, कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। स्थिर लग्न मिल गया, लेकिन फिर भी हमने न्यूट्रलाइज करते करते थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि 3rd हाउस आपके आस पड़ोस को भी दिखाता है। जब मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो आपका आस पड़ोस, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, कभी चाइना से, कभी पाकिस्तान से। फिर भी हमने काफ़ी हद तक जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे उनको स्थिर लग्न की कुंडली के थ्रू न्यूट्रलाइज किया भारत में। इसलिए लोकतंत्र स्थिर है और हमेशा स्थिर रहेगा। चलिए ठीक है सर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लोगों से जुड़ा हुआ। जी भाई हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की हरकतें क्या है, इनडायरेक्टली ट्रंप की या फिर पुतिन की या बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन इस सिनेरियो के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो लोगों के भीतर एक क्यूरियोसिटी का विषय बना हुआ कि भाई गोल्ड सिल्वर का क्या गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है क्या? देखिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए लोग परेशान ना हो। पहली चीज है, इसका रीजन देता हूँ। अभी जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है ये नॉर्मल जियो पॉलिटिक्स में देखिए हलचल है, और मे बी इसको अगर हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज बोले, इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है प्रॉफिट बुकिंग। भाई, जिन लोगों ने बहुत नीचे लेवल पे लिया है 70-75 में, उनको 1.5 लाख 1,80,000 का मिल रहा है, वो निकल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की करंट सिनेरियो को देख के। बट इस बार जो हमारे जो वर्षेश, धानेश, नीरशेष जो हम हिंदू नववर्ष से मनाते हैं, बृहस्पति है, स्थितियाँ ठीक रहनी है। गोल्ड में किया गया इन्वेस्ट मैं आपको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बोलता हूँ। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट है, देखिए जो सट्टा खेल रहे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग चाहते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट, उसको होल्ड करें। नवंबर दिसंबर तक ये दोबारा से गोल्ड 2 लाख के आसपास और चांदी 3.5-4 लाख के आसपास वापस आएगी। हाँ, शेयर मार्केट बड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है, उसमें सतर्क रहें, सावधान रहें। तो गोल्ड वालों के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये टेम्परेरी है, और आप अपनी पोजीशंस होल्ड रखें। मतलब होल्ड रखें तो लॉन्ग टर्म में फायदा हो। लॉन्ग टर्म में ईयर एंड तक तो फायदा डेफिनेटली होगा उनको। और शेयर मार्केट का भी आपने कहा कि अभी इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं? 2 तरीके के देखिए सिनेरियो होते हैं। एक होते हैं बाजार में जिनको हम बुलिश एंड बायर कहते हैं, तेजड़िया या मंदेड़िया। तो इस टाइम देखिए मार्केट तो क्रैशेस होंगी। जब जब ट्रम्प कुछ बोलेंगे मार्केट क्रैश होगी। तो जो लॉन्ग टर्म में अगर कुछ करना चाहते हैं, आपको इस टाइम हर चीज 52 वीक लो पे मिल रही है। बिल्कुल। तो आप अगर लॉन्ग टर्म का आपका सिनेरियो हो कि 1-2 साल में आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए बेस्ट टाइम है। कोविड टाइम में भी तो यही था कि सारी शेयर मार्केट गिर गई थी। 1-2 साल बाद जब चीजें नॉर्मल हुई, दोबारा से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर गई। तो जिनको लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके पास 1-2 साल का समय, जरूर इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट वापस आएगी और इसी लेवल पे आएगी जहां से गिर रही है। तो एक बहुत अच्छा आपको 30-35% का रिजल्ट
वो 1-2 साल के अंदर ही दे सकती है जब वो रिवर्ट करेगी। हाँ, अभी यहाँ पर जो लोग सट्टा खेलते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक है। सोच समझकर और सुरक्षित निवेश करें ऐसे लोग। और यही सर पॉइंट आपका मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने दिया ठीक कि है। हमको जियोपॉलिटिक्स अभी गड़बड़ दिखता है और शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होनी है। ठीक है। जुपिटर धन का कारक है। नॉर्मली जुपिटर आपका 30 डिग्री क्रॉस करने में 1 साल या 11 महीने के आसपास लेता है, बट कुछ टाइम ड्यूरेशन से जुपिटर ट्रेसपासर है, अतिचारी है। 2025 में भी 3 राशियों के ऊपर से निकला था, 2026 में भी 3, 27 में भी 3, 28 में भी 3। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है फ्लक्चुएशन दिखाएगा। जैसे कि 2 जून को ये अभी ईयर स्टार्टिंग में ये जेमिनाई में है, 2 जून से कैंसर में जाएगा, 31 अक्टूबर से लियो में चला जाएगा। तो इसकी जो फ्लक्चुएशन है शेयर मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना जुलाई में, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। प्लस भारत की अंतर दशाएं, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली का देखना जो पाइसेस असेंडेंट की है, उसमें फ्लक्चुएशन का देखना, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। 1 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में जाता है तो पूरे विश्व की एक कुंडली बनती है जिसको जगत कुंडली कहते हैं, उसका एनालाइज करें तो ये एक रीजन है। तो इतने सारे सिनेरियो को हम जब एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं तो हमें शेयर मार्केट या इकोनॉमिकल क्राइसिस तो देखिए दिखते हैं, इसको हम नहीं बच सकते। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस का आपको देखिए इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है, एलपीजी के दाम में आप देख रहे हैं। अब देखिए जब युद्ध या ऐसी कोई आपदा आती है तो कहीं ना कहीं फिर आपके खाने पीने के सामान, इकोनॉमिकल क्राइसिस का बढ़ना हो सकता है कि कुछ और चीजें ऐसी हो जाए जो आपके काम धंधे को भी प्रभावित करे, तो इम्पैक्ट तो देखिए आएगा ही। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे सुरक्षित निवेश किसको माना गया है? आदिकाल से गोल्ड, सोना। सोना है सदा के लिए, इसी को लगा गया। तो फिर से बढ़ेगा ये वापस से। तो शेयर मार्केट थोड़ा सा सावधानी के साथ, गोल्ड मैं बोलता हूँ आप लीजिए, परचेज कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। भारत की मंगल की दशा चल रही है, मंगल कॉपर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये मंगल की दशा में कॉपर आप देखिए बहुत अच्छा आना शुरू हुआ है सितंबर के बाद से, और कॉपर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक समय है। मंगल की दशा चल रही है तो भारत में एसआईआर का जो वो था वो भी शुरू हो गया, यानी कि मंगल भूमि का कारक है। अवैध भूमि पर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उसको मुक्त कराएंगे भारत। इसीलिए मैंने कहा पीओके पर अवैध कब्जा है, तो हम अपने अवैध कब्जे को वापस लेंगे जो 47 में धोखे से हमसे लिया गया। जो अवैध तरीके से भारत में लोग रह रहे हैं उन पर भी देखिए एसआईआर शुरू हो गया है। जो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी हो सब वापस जाएंगे। तो इस तरीके से समय आपका सही तरीके से सुनियोजित तरीके से आप बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध के समय में एक ही चीज आपको शांति दे सकती है, आप बहुत सारी रील देखेंगे, बहुत सारा वीडियो देखेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। तो मेरा कहना हम आम जनमानस है, हम कोई नीति निर्धारक नहीं है कि हम चाहेंगे कि चीजें बन जाए, हम चाहें चीजें बिगड़ जाए। हमें अपना काम शांति से करते जाना है। युद्ध आया है चला जाएगा, कोविड आया चला गया। कोविड जैसी बीमारी में भी हम लोगों ने घर पे समोसे पापड़ बना के निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये भी निकल जाएगा। तो ये भी निकल जाएगा। युद्ध में सबसे ज्यादा आपको जो शांति दे सकती है वो है भगवत गीता। भगवत गीता का पाठ पढ़िए, भगवान कृष्ण को फॉलो कीजिए, और जो राजकाज चल रहे हैं चलने दीजिए, वो निकल जाएंगे। आप और हम यहीं पर थे, यहीं पर ही रहेंगे, शाश्वत है, अनंत है, भारत कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन सर एक बड़ा पॉइंट है कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है? एक दिन पहले वो कह रहे हैं कि कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार रहें। देखिए मोदी जी देखिए एक बुद्धिमान राजनेता है, मैं उनको ये कहूंगा, और समय को भांप लेने की उनके अंदर सबसे बड़ी काबिलियत है। आगामी जो संकट है वो डेफिनेटली देखिए, जो उनका कहना है क्राइसिस होना, एलपीजी को लेके क्राइसिस होना, पेट्रोल डीजल के, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से 20% शिपमेंट आते हैं आपके इंडिया के, अब ईरान अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो वहां से निकलने तो नहीं देगा। अगर निकलने देगा तो वो टैक्स वसूलेगा वहां से, मतलब कुछ भी करेगा, वो अपनी इकोनॉमी को तो बचाएगा ना। जब हम मर रहे हो तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे अब चाहे जिसका कुछ भी हो पहले हम अपने आप को बचाते हैं। तो आने वाले टाइम में क्राइसिस बढ़ेंगे, खाद्यान्न संकट भी थोड़ा सा आपको बढ़ सकता है। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि आपका जो आने वाला टाइम है ये थोड़ा सा क्लाइमेटल या मौसम भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। जो मौसम की भविष्यवाणी ऐसे की जाती है एस्ट्रोलॉजी में, मंडेन में आर्द्रा प्रवेश की कुंडली बनती है। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, राहु के नक्षत्र में, तो उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली बनी है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, जो महंगाई को दिखाती है, जो खाद्यान्न संकट को दिखाती है, जो आने वाले समय में क्राइसिस को दिखाती है। तो उनका कहना सही है कि हमें मिलजुल के एक साथ इस बड़े संकट का सामना करना चाहिए।
पैनिक होने से, घबराने से कुछ नहीं होगा। कोविड में भी हम शांति से रहे ना, उन्होंने कहा थाली बजाओ, आपने बजाई, कोई बात नहीं, एक मोटिवेशन वाला फैक्टर था। इसको कई लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छे राजनेता हैं, सूझबूझ भरे राजनेता हैं, और कहीं न कहीं उन पर डेस्टिनी की कृपा है, और उनकी कृपा, उनके नेतृत्व में हम इन चीज़ों से भी निकल जाएँगे। तो क्या मोदी जी अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे जिस जी। तरह के हालात अभी बने हुए हैं? देखिए, मोदी जी अपना टेन्योर पूरा कर पाएँगे, उनका हालातों से कोई मतलब नहीं है। टेन्योर पूरा कर पाने का उनकी खुद की इच्छा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। हमने हमने कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि मैंने शायद सबसे पहले ही बोल दिया था, मोदी जी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएँगे। जी 2027 में देखिए मिड में कुछ इलेक्शंस हैं, कुछ उनका राहु का एक्टिवेशन आ रहा है, कुछ अध्यात्म, मोक्ष या कुछ इस तरीके की चीज़ें बनेंगी, कुछ ऐसी इस पार्टी के अंदर भी स्थितियाँ बनेंगी, वो रिटायरमेंट का सोचेंगे, और वो सही टाइम होगा उनका मिड जुलाई जून के आसपास। भारत में देखिए राष्ट्रपति का भी चुनाव है, और मोदी जी के विषय में ये कहूँगा, वो ग्रेसफुल रिटायरमेंट देंगे, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि वो ओझल हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये वाला टेन्योर बीच में छोड़ के सरकार बीजेपी की ही रहेगी, सरकार नहीं गिर रही है, कोई भी किसी तरीके से समर्थन वापस नहीं ले रहा है, दिक्कतें ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन सरकार ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी, नेतृत्व परिवर्तन मोदी जी का हो जाएगा, और राष्ट्रपति की ओर मोदी जी अग्रसर होंगे। आगे के जो 5 साल है, 27 के बाद, वो एक तरीके से मार्गदर्शक या ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और भारत के राष्ट्रपति जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे नंबर 1 पोस्ट है, उसको सुशोभित करेंगे। लेकिन फिर कमान कौन संभालेगा? कमान के लिए जो हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से हम अमित शाह का ले सकते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस का ले सकते हैं, हम योगी जी का ले सकते हैं, मतलब जो भी उपलब्ध चार्ट है, उन चार्टों में जो डेस्टिनी के प्रोमिसेस सबसे अच्छे और बेहतर है, वो है योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ। और मैं आशावान भी हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि आने वाला समय योगी जी का है, और योगी जी भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, और भारत उनके टाइम में हिंदुत्व और सनातन की सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। भारत में आपने अयोध्या का शिलान्यास ध्वज पताका लहराते हुए देख ही लिए, मथुरा काशी भी आप योगी जी के हाथों होते हुए जरूर देखेंगे। कांग्रेस को लेकर भी बात करेंगे। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? क्या कांग्रेस खत्म होने वाली है? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, इसको हम खत्म होते हुए तो नहीं कहते, लेकिन अभी हमने पीछे भी एक जगह कहा था, कांग्रेस का जो मुझे आगामी 2 चीजें दिखती हैं। पहला, भविष्य स्प्लिट होते हुए, कांग्रेस में डिवाइड होते हुए, कई तरीके के वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आने वाले टाइम में कांग्रेस में स्प्लिट हो सकता है। आपने कई बड़ी पार्टियों को स्प्लिट होते हुए देखा है पीछे। तो मुझे 26 एंड के बाद से और 27 में काफी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी टूट जाए, और जो चिन्ह है वो गांधी परिवार से चिन्ह छिन जाए। जैसे शरद पवार जो मेन थे, उनसे भी उनका चुनाव चिन्ह चला गया। उद्धव ठाकरे जो मेन थे शिवसेना के, उनसे भी उनका चिन्ह चला गया। तो गांधी परिवार से ये जो कांग्रेस का पंजा या हाथ का चिन्ह है, ये चला जाएगा, इसमें स्प्लिट होगा डेफिनेटली। फ्यूचर की बात करें तो जब तक गांधी मुक्त नहीं होती ये कांग्रेस, तब तक ये थोड़ा सा अवसाद रहित रहेगी, ग्रस्त रहेगी। कांग्रेस आपका स्प्लिट होने के बाद में भी थोड़ा बहुत राइज करे। राहुल गांधी का जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत ब्राइट नहीं दिखता है कि वो किसी तरीके से कांग्रेस को लीड कर पाए, या प्रधानमंत्री जैसी किसी बड़ी पोस्ट को वो कभी होल्ड कर पाए। तो यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आप उसको एक प्रेडिक्शन में दूंगा कि बहुत जल्दी आप उसको स्प्लिट होते हुए देखेंगे, और गांधी परिवार के हाथ से जो चुनाव चिन्ह हाथ है, पंजा है, जाते हुए देखेंगे। चलिए, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। और इसी के साथ ही सर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, टीएमसी या फिर बीजेपी? देखिए, टीएमसी और बीजेपी की जगह हम बात करें, बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं हमारे पास, और बीजेपी हमेशा अचंभित करती है नए चेहरे देकर। बिल्कुल। तो हम ये भी नहीं कह सकते हम शुभेंदु अधिकारी को बोल दे सीएम, हो सकता है हम उनका चार्ट देखें, सीएम कोई और बन जाए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी तो अभी फिलहाल है मैदान में। तो देखिए, उनकी उम्र को लेके, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके सच में बहुत माया जाल है, लेकिन हमारे पास जो एकमात्र सोर्स बचता है वो उनकी ऑफिशियल साइट से अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो 5 जनवरी 1955 है, इसके अकॉर्डिंग हम अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो सैटर्न जो कि एक्सॉल्टेड 7th हाउस में है, वर्गोत्तम लग्न है, रीस उनका, जाती हुई दशा है, राजयोग को समाप्त कर रही है। तो एक चीज तो तय है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं हो रही है। ममता बनर्जी का कारण चाहे कुछ भी रहे,
वो बंगाल की मुख्यमंत्री मुझे रहते हुए नहीं दिख रही है। अभी हमने नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्शन की थी और सबसे पहले प्रेडिक्शन की थी और बहुत ठोक कर की थी कि नीतीश कुमार बिहार में मुझे रिपीट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो बिहार में रिपीट हो गए। लोगों ने पूछा, मैंने उसी दिन रील भी बनाई थी 14 नवंबर को। कोई बात नहीं, डेस्टिनी के जो प्रोमिसेस हैं आप उनको ओवरकम नहीं कर सकते। कुछ महीने आप देखिए, इससे ज़्यादा ये टिक नहीं पाएंगे। 2-3 महीने के अंदर कारण चाहे कुछ भी बनाओ, वही उनको हुआ। अपना पद त्यागना पड़ा। तो मैं कहता हूँ जो लोग डेस्टिनी को समझना चाहते हैं ना, उन्हें एक मूवी जरूर देखनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन। उसके 5 पार्ट देखिए आप कि ये आप किसी भी तरीके से अगर निकल गए उस लूप से, हाँ। तो आप ऐसा नहीं कि आप बच गए, वो लूप Right. दोबारा आएगा आप पर। हम्म, तो देखिए इतनी बड़ी पोजीशंस होती हैं, इतने सारे समीकरण होते हैं कि कई बार आदमी कुछ लूप से निकल जाता है, बच जाता है, बट जो डेस्टिनी के प्रोमिसेस हैं उनको आप ओवरकम वो नहीं होकर कर सकते। तो ममता बनर्जी के बारे में मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एंडिंग की तरफ है, खत्म हो रहा है, रिपीट होती हुई नहीं दिख रही। कोई 3 टुकड़म करके नीतीश जैसा कोई केस अगर बना भी लेती है, फिर से मैं कहूँगा चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कारण हो, चाहे पॉलिटिकल कारण हो, चाहे रीजनल या हेल्थ कारण हो, 2-3 महीने बाद उनको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। कुल मिला के यहाँ से ममता युग की मैं कहूँ समाप्ति है इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अगर हम 5 जनवरी 1955 को डिटेल्ड में एनालाइज करें। चलिए सर, आपने इसमें जिक्र किया कि नीतीश कुमार को लेकर जो आपने प्रेडिक्शन की वो सच साबित हुई, लेकिन अब उनके बेटे बहुत चर्चा में, निशांत। क्या निशांत ही अगले नीतीश होंगे बिहार के? देखिए इसमें आपने प्रश्न पूछा जरूर है, लेकिन मैंने इस पे स्टडी नहीं की है निशांत पर भी, ठीक है। और बिना चार्ट देखे मैं भी इसका जवाब शायद नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो टाइम ड्यूरेशन चल रही है और बीजेपी की कुंडली हम मिथुन लग्न की देख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो चुनाव होगा, ठीक है निशांत ठीक है जेडीयू में, बट मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश का डाउनफॉल जा रहा है और बीजेपी का वहां पर वर्चस्व बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बीजेपी को वहां पर किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो उस स्थिति में निशांत के लिए अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अगर बीजेपी अपना इंडिपेंडेंट 2030 में इलेक्शन जीतती, इस बार भी बहुत अच्छा जीती है, और देखिए आने वाले टाइम में बीजेपी का देखिए समय तो अच्छा चल रहा है। तो बीजेपी की पार्टी की अगर हम कुंडली जो मिथुन लग्न की, उसको मैंने बहुत डेप्थ में एनालाइज किया, तो समय तो अच्छा चल रहा है। डेस्टिनी जब साथ होती है तो आपके कम एफर्ट्स में भी आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं। कहते हैं जिनके सितारे साथ हो उनसे बैर या दुश्मनी नहीं लेते, तो उनका मुकद्दर अभी उनके साथ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहां पर भी उनका वर्चस्व बढ़ेगा, तो निशांत का डाउनफॉल इस हिसाब से मुझे दिखता है। प्लस प्रैक्टिकली तो आप लोग देख ही रहे हैं निशांत की बॉडी लैंग्वेज, तो आप बिल्कुल। मुझसे ज्यादा एसेस कर सकते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, कि कैसे लोग पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर पाते हैं और कैसे नहीं कर पाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तो मेरी समझ कहती है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी सामान्य समझ है। ठीक है। असम चुनाव को लेकर भी कोई प्रेडिक्शन आपने की है? हाँ, असम चुनाव को लेकर हमने प्रेडिक्शन की है। यहाँ पर बीजेपी रिपीट हो रही है, यहाँ पर हेमंता बिश्व शर्मा दोबारा आपको सीएम की शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल की कुंडली पढ़ी आपने? पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। उनकी एक्यूरेट कुंडली है। उनकी कुंडली, उनकी जो वाइफ है सुनीता मैम जी, उन्होंने के.एन. राव सर के साथ डिस्कशन की थी, एक्यूरेट डाटा है। इसीलिए उस डेटा पर जब हमने काम किया था तो 15 दिसंबर 2024 को मैंने बोल दिया था कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें अरविंद केजरीवाल रिपीट नहीं करेंगे, डाउनफॉल होगा। उसको मानना बहुत मुश्किल था। उसके हिसाब से भी मैं भी कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल का भी 29 तक तो डाउनफॉल है, जबरदस्त डाउनफॉल से। उस डाउनफॉल का इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप पार्टी की जो प्रदर्शन है वो भी खराब होगा। 27 में पंजाब इलेक्शन आप पार्टी हार जाएगी। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी 29 तक इनका जबरदस्त डाउनफॉल है। तो यहाँ पर किसी तरीके का आप ये मत समझिएगा कि कोई बूस्टिंग होने वाली है। पंजाब इलेक्शन दोबारा आप पार्टी रिपीट नहीं कर पाएगी, सीएम वहां पर रिप्लेस होंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस की संभावना ज्यादा है या बीजेपी की? यहाँ पर मुझे बीजेपी और जो अकाली जो अपना अलायंस करते हैं उनकी संभावना ज्यादा दिखती है। ये बात आप बड़ी बात कह रहे हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के लिए कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी छिन सकती है, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन? ये आप जितनी चीजें मैं सब प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, आपके मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर से। देखिए अब क्या होता है, मैं हमेशा टर्म जरूर यूज करूंगा कि मैं बोल क्यों रहा हूँ। रेखा गुप्ता का ऐसा कोई मेरे पास चार्ट तो है नहीं। अब हम क्या टर्म यूज करते हैं और ये करना चाहिए। ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति शपथ ले रहा होता है तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम शपथ
ग्रहण कुंडली बनाते हैं, हम्म। शपथ जो ले रही है उसको हम बोलते हैं पंच नाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र। उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनता है, उस चार्ट से ही दिखता है कि सरकार का फाउंडेशन कितना मजबूत है, ये व्यक्ति जो शपथ ले रहा है क्या ये व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगा। तो वहाँ पर 5 नाड़ियाँ हैं, तो इनका जो नाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आधार, पत्ता, आसन, सिंहासन और इस तरीके से। तो वहाँ पर जो हमने देखा है चंद्रमा नीची नाड़ियों में मूव किया है और ये कहता है कि अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पाएंगी। टर्म यूज होता है छत्र भंग होना। छत्र भंग होने का मतलब होता है कि आपकी जो चल रहा है कार्यकाल वो बीच में रोक दिया जाए, आपका छत्र नहीं, पुराने जमानों में शिवाजी महाराज और इनका कहते, तो ये इनका छत्र भंग होता हुआ मुझे दिखता है। मैक्सिमम 3 साल, 1 साल हो चुका है, 1-2 साल और जरूर बदली जाएंगी, डेफिनेटली बदली जाएंगी, कोई नहीं रोक सकता। चलिए सर, अब हम बात करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजिकल सेगमेंट की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि आने वाले कुछ महीने किन राशियों के लिए बेहतर है, किन के लिए नहीं है। देखिए, राशियों पर अगर हम बात करें तो राशियों पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ट्रांजिट बेस्ड होती है राशियाँ। पहले आपकी कुंडली में काम करता है प्रॉमिस किसी चीज का। अब मैं बोल दूं कि कर्क राशि वालों की शादी होने वाली है जून के बाद, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालेगा। तो ये जर्नल है, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए चार्ट में किसी चीज का प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है कि क्या आपकी कुंडली में शादी का योग है या डिनाइल है। फिर आएगी दशा का एक्टिवेशन, कि भाई 7th लॉर्ड 7th हाउस की दशा एक्टिवेट हो, कारक शुक्र की दशा एक्टिवेट हो, अंतरदशा एक्टिवेट हो। 3rd नंबर पे आता है आपका ट्रांजिट। तो आप जिन राशियों की हम पर बात कर रहे हैं, हम ट्रांजिट बेस्ड राशियों पर करते हैं, तो प्रॉमिस और दशा को हम ओवरकम नहीं कर सकते ट्रांजिट से। फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर आने वाले टाइम में कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय आने वाला है। बृहस्पति उच्च के होके जाएंगे उनकी कुंडली में, और जिन लोगों की कुंडली में अगर दशा भी चल रही है बृहस्पति की तो और अच्छा रिजल्ट और बेहतर दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राशियों से बेहतर है कि आप अपने जो प्रोमिसेस हैं उनको देखें, कहाँ पर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे। तो मैं राशि बताने में मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं उतना ज़्यादा अपने आप को या अपने ज्ञान को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये वही खेल है कि सिक्का उछाला जा रहा है, या तो हेड या टेल। अब जिन लोगों की दशा सही होगी उनकी शादी हो जाएगी, जिनकी नहीं होगी उनकी नहीं होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बचाना चाहता हूँ। मैं मेजर ट्रांजिट शिफ्टिंग बता सकता हूँ, जैसे जुपिटर कर्क राशि में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये शिक्षा, संतान और इन सारी चीजों के कारक ग्रह हैं। जिनकी कुंडली में सामान्यतः ये 2, 5, 7, 9, 11 हाउसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा रिजल्ट दे देंगे। जिनकी कुंडली में खराब हाउस में ट्रांजिट करेंगे वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज दे सकते हैं। सैटर्न आपका जुलाई में रेट्रोग्रेड होगा, उसका एक थोड़ा सा प्रभाव आएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आते रहेंगे। तो राशियों पर ना चल के अगर हम कुछ बेहतर करने की सोचे तो हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। नीम करोली बाबा का जिक्र करते हैं, अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कैसे करें? देखिए, नीम करोली बाबा, देवराह बाबा हमारे जीवन में, हमारे भारतीय समाज में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने धर्म को, विश्वास को एक नई मान्यता दी है। मेरा ये कहना है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बिना गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। कहा भी गया है कि हनुमान जी को कलयुग का गुरु बताया गया। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो नीम करोली बाबा पर हनुमान जी की साक्षात कृपा है। कई लोग कहते हैं कि वो साक्षात हनुमान जी का उनमें अंश है। तो कलयुग में अगर आप अपना किसी को गुरु बनाना चाहते हो तो उन्हें अपना गुरु बनाए। और मैं एक चीज तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ बोल सकता हूँ, आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, उसके लिए जो आपके जीवन में पुरुषार्थ आपको चाहिए, जो आपको चीजें चाहिए, वो आपको नीम करोली बाबा से मिलेंगी। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, कुछ बेहतर हो, कोई नई प्रेरणा मिले, आप कुछ मत सोचिए। मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप कैची धाम जाइए, सच्चे मन से वहाँ अपना मस्तक झुकाइए और अपने जीवन में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी वहाँ पर अर्जी लगाइए। और 3 महीने के अंदर आपके जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो आप मुझे बताना। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, होगा ही होगा, परिवर्तन होगा ही डेफिनेट। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आप जुड़िए उनके साथ, सच्चे लोगों के साथ जुड़िए, नीम करोली बाबा के साथ जुड़िए। मैंने तो कहा है कि आप जिस वे में जाना चाहे जाए। कुछ लोग अगर ऐसी स्थिति में है कि उनके पास पैसे भी नहीं, किराया भी नहीं जाने का, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर लो, हम आपका आने जाने का भी टिकट कर देंगे। आप जाओ, इधर उधर मत भटको, ये अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो, इस पोंगा पंडित को इतने पैसे दे दो, कुछ मत करो। बस पकड़ो, कैची धाम जाओ, दर्शन करो,
अपने लिए वो पुरुषार्थ इकट्ठा करो। ये जो दिव्य चेतनाएं हैं, ये कोई मिरेकल ऐसे करती हैं कि हमारे अंदर उतनी चेतना और सही रास्ता दिखा देती है कि हम अपने रास्ते से भटके मत, सही तरीके से अपने आप को काम कर सकें। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आप पर नीम करोली बाबा की कृपा आनी है तो आप मेरा ये पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो शायद नीम करोली बाबा आपको बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। जब आप तक ये नाम, ये वाणी उनकी पहुंची गई है तो एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए, कमेंट में लिखिए नीम करोली बाबा की जय, और जैसे हो वैसे पहुंचिए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए। दिक्कत आ रही है पहुंचने में, पैसे नहीं है, मुझे बताइए, मैं आपका बस का, ट्रेन का टिकट करके दूंगा, आप लेकिन जाओ। सबसे बेस्ट रेमेडी है इधर उधर कहीं नहीं भटकना, कोई नग नगीना नहीं पहनना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। मैं गारंटी लेता हूँ, इतना भी बोल देता हूँ, अगर आपके 3 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो मुझे बता देना, जहाँ कहोगे मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे। लेकिन मुझे अपने बाबा पर विश्वास है, अपने ईश्वर पर विश्वास है, वो मेरा सर और मेरी वाणी को कभी भी गलत, असत्य नहीं होने देंगे। और ये भी एक सत्य है सर कि जिनको जाना है ना, या फिर जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है, उन तक ये पॉडकास्ट भी पहुंच जाएगा अपने आप। जिनको देखिए बुलाना चाह रहे हैं वो सुन रहे हैं मुझे, और अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे और पहुंचेंगे। देखिए डेस्टिनी भी तभी आपकी मदद करना चाहती है जब आप पात्र हो चुके हो। जब तक आपको उसको तपाना है वो तब तक आपको तपाएगी। टीचर है ना, ट्रेनिंग वाला, तो जब तक आप पूरे सही नहीं हो जाते तब तक वो आपको दौड़ाएगा, सब कुछ करेगा, तराशेगा। तो जिनका तराशने का काम चल रहा है वो उन तक नहीं पहुंचेगा, और जो पूरी तरीके से डेस्टिनी ने जिनको तराश दिया है और एक बेहतर प्रारब्ध उनके पास जाने वाला है, तो जरूर उन पर ये कृपा बरसेगी। और कहते हैं कि ऐसी जगहों पर पहुंचे नहीं जाते, पहुंचाए जाते हैं। पहुंचाए जाते हैं, और प्लस आप अपने मन से नहीं पहुंच सकते, बुलाए जाते हैं। आपको बुलाया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप सुन रहे हैं, मेरे तो देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उनका नाम लेता हूँ, तो सच में आपको बुलाया जा रहा है। कोई ईश्वरीय अनुकंपा आपके साथ जुड़ने वाली है। और देखिए वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपसे कोई भोग, प्रसाद, पैसे, पूजा कुछ नहीं लिया जाता। उल्टा आप जब जाओगे तो आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी। जाते टाइम आपको चने का प्रसाद मिलेगा, आप ग्रहण कीजिए। 1 रुपया आपसे वहाँ ना मंदिर में लिया जाता है, ना ही वहाँ पर कोई आपसे गलत तरीके से कोई पैसा लेते हैं। बहुत सात्विक जगह है, मन को बहुत शांति मिलती है। सर नीम करोली बाबा जी के बारे में कुछ और तथ्य आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए मैंने 1-2 चीजें अपने जीवन में, मैं अपने उन हालातों में वहां पर गया था जहां पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, और हर व्यक्ति की लाइफ में एक ब्लॉकेज देखिए आता ही आता है, जो फंस जाता है। अब फंस जाता है तो वो क्या करता है, या तो कुछ गलत डिसीजंस लेता है, या पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है, अंगूठियां पहनना शुरू कर देता है, वहां से भी कुछ नहीं होता। तो मैं अपने कैरियर के, अपनी लाइफ के उस मुकाम में गया था जहां पर मैं ट्रैप हो गया था, फंस गया था, ब्लॉक हो गया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस दिन से वहां गया वो दिन है और आज का दिन है। मेरा सर आज भी सम्मान के साथ ऊपर रहता है, सर कभी झुकाना नहीं पड़ा उस ईश्वर के आगे। जो मैंने मांगा, मैं तो अपने आप को एक कुपात्र समझता हूँ। उन्होंने जो मुझे दिया, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता, और जो मैं एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली तो करते ही काम, लेकिन जो मेरे मुंह से बात निकल गई उन्होंने कभी असत्य नहीं होने दी। नीतीश कुमार वाला लाइव एग्जाम्पल था। मैंने भी प्रार्थना की। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो सारी कैलकुलेशन सही की है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, उसका रिजल्ट आया। उन्होंने बात गलत नहीं होने दी। तो मेरा तो बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा एक पॉडकास्ट पड़ा हुआ खुद का, मैंने डाला है कि मेरे जीवन में संतान को लेके बहुत कष्ट था, संतान नहीं हो रही थी। तो पूरा पॉडकास्ट मैंने डिटेल में बताया कि मैं कैसे उनके पास पहुंचा। धोखे से 1 फोटो की जगह 2 फोटो चली गई बच्चे की। मैंने कहा कि इस तरीके के मुझे एक बच्चा, अब तो मेरे ट्विंस हुए, उनका आशीर्वाद हुआ। जीवन में तो मिरेकल उन्होंने मेरे किया। आज मैं देखिए जो भी हूँ, जितना भी हूँ, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति अगर मुझे बुला रहे हैं अपने मंच पर, तो ये भी उन्हीं की कृपा है। ना मेरे अंदर कोई योग्यता है, ना मेरे अंदर कोई ज्ञान है, उनकी एक वाणी, उनका एक आशीष, उनका एक आशीर्वाद है कि जो कुछ कर रहा हूँ उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ। जैसा वो रास्ता दिखा देते हैं चल देता हूँ, और ईश्वर की दया से आज तक कभी सर नहीं झुकाना पड़ा, बोला हुआ कथन या वाणी असत्य नहीं हुई। जीवन में ईश्वर की दया से एक आध्यात्मिक शांति स्थापित हुई। सर ये भी बताएं कि कैंची धाम बना कैसे? देखिए कैंची धाम बनाने की बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले बाबा, संक्षिप्त में आप बता दीजिए। संक्षिप्त में सबसे पहले तो फर्रुखाबाद में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसके बाद उत्तराखंड की तरफ गए। उत्तराखंड में उनके जो गुरु थे सोमवारी बाबा, तो उन्होंने काकड़ी घाट में स्थापना की।
आपका हनुमानगढ़ी है, भूमियाधार है, 3 जगह उन्होंने मंदिर बनाए। प्लस फिर उसके बाद कैची धाम का नंबर आया, तो कैची धाम तो उनकी एक तपोस्थली बनकर रह गया। उसके बाद वृंदावन में उन्होंने स्थापना की, जहाँ पर उन्होंने अंतिम समाधि ली। दिल्ली में भी एक जगह आप महरौली जाएँ, जहाँ पर उनके पावन चरण पड़े हैं, तो महरौली में एक जगह है, वहाँ पर मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पर भी एक मंदिर है। तो देखिए ईश्वर हर जगह है। मैं जब नीम करौली बाबा बोल रहा हूँ, अगर आप किसी वजह से वहाँ नहीं भी जा पा रहे हैं, तो जो भी आपके नियरेस्ट हो, वृंदावन आपके पास है, दिल्ली में आपके पास है, फर्रुखाबाद है, कैची धाम है, कहीं पर भी आप जाओ। और अगर किसी वजह से भी आप नहीं जा पा रहे हो, तो अपनी उपस्थिति का एहसास करो और जोर से आप जयकारा लगा के नीम करौली महाराज का कमेंट करो। यहाँ से भी आपको जरूर ब्लेसिंग्स आएंगी। चलिए, बहुत बड़ी बात है सर। अब एक सवाल पूछते हैं पितृदोष को लेकर। सर, ये कैसे खत्म होगा? रेमेडी क्या है इसकी? खत्म होता है तो शुरू तो कीजिए पहले आप। ये शुरू कैसे होता है? ये होता ही नहीं है। पितृदोष नाम की ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ होता ही नहीं है, होता ही नहीं। मैं 3 चीजें बता रहा हूँ जिनका आजकल के देश में कोई प्रासंगिकता नहीं। काल सर्पदोष एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा झूठ है, फ्रॉड है। काल सर्पदोष किसी भी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी बुक में नहीं है, जिसके नाम पर नासिक में और बहुत जगह बहुत सारे पैसे ऐंठे जाते हैं। कि करते क्या है कि तुम्हारे सारे ग्रह राहु केतु एक्सेस में आ गए, काल सर्पदोष, उसको फिर 12 हाउस तरीके से घुमा दिया, तो 12 तरीके के आपके काल सर्पदोष। लेकिन के.एन. राव सर का आप देखिए, आज तक में पड़ा हुआ है, उन्हीं को श्रेय जाता है। पूरा उन्होंने रिसर्च करके बताया 2005-6 में, पूरा उनका आर्टिकल है, 8-10 वीडियोस हैं उनके आज तक में। काल सर्पदोष नाम की कोई दोष था ना है। तो सर मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर डराया जा रहा है? एस्ट्रोलॉजी टोटली डराई तो जा रही है। इस टाइम एस्ट्रोलॉजी है कहाँ? एस्ट्रोलॉजी को आप क्या समझते हैं? आप बताइए, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है? भाई, किसी ने अपनी कुंडली दिखाई, उसके बारे में आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, डेस्टिनी पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, फिर प्रेडिक्शन करते हैं, फिर अंगूठी पहन लो, इस तरह की चीजें चल रही है। ये एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। तो इसको कम से कम हम एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं व्यापार। आप आए व्यापारिक मनसा से मेरे साथ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी नौकरी कब लगेगी, उसके लिए मैं क्या करूँ? ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे, मैं बोलता हूँ, निचला स्तर है। जब हम इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब हम ऐसी कोई चीजें करते हैं। एस्ट्रोलॉजी भविष्य फल कथन है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी है कर्म फल कथन। एस्ट्रोलॉजी है आपके प्रारब्ध को समझने का, पैटर्न को बताने का तरीका। एस्ट्रोलॉजी है कि आप इस जीवन में पूर्व पुण्य संस्कार या संचित कर्म लेकर जो एंटर किए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस जीवन में कहाँ पर आप फंसेंगे, कहाँ पर आप निकलेंगे, कहाँ पर एनर्जी लगानी है, कहाँ पर एनर्जी छोड़नी है। इस तरीके से एक जो डीप डाइव होता है, जो आपके जन्म के जन्मकालीन नक्षत्र उससे निर्धारित होकर आपका पूरा एक पैटर्न दिखाता है, वो पढ़ना। कर्म, इस जीवन में आपको ये कर्म करने को मिलेंगे, ये कर्म इसलिए करने को मिल रहे हैं, ये कर्म फल इसलिए भोगने को मिल रहे हैं, इसका ये कारण है। आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन, कर्म लेके एंटर हुई है 5th हाउस से, उन कर्मों का प्रभाव है। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत है फिक्स कर्मा के थ्रू, तो दिक्कत रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई ठीक नहीं कर सकता। तो जो फिक्स कर्मा के थ्रू डेस्टिनी ने आपको दिक्कत दे दी, कोई ठीक नहीं कर सकता। तो एस्ट्रोलॉजर काम है आपको आपके प्रारब्ध से परिचित कराना, आपके प्रारब्ध को बदलने का दावा, या आपके प्रारब्ध में अगर कोई छेड़छाड़ करने का दावा करता है, तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, वो व्यापारी है, जो ये कहता है कि आपकी कुंडली में शादी का योग तो नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी पूजा करूंगा, या मैं आपको एक ऐसा जेम्स दूंगा जिससे आपकी शादी हो जाएगी। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एक व्यापारी है। उसकी एक टेंडेंसी है अपना माल बेचना, आपको 1,50,000 रुपए लेना, बस। तो एस्ट्रोलॉजर आपका दैवज्ञ कहा गया है प्राचीन में, जो आपके प्रारब्ध को पढ़ने वाला है। तो जिसने आपके प्रारब्ध को सही ढंग से पढ़ के बता दिया, आपके जीवन में फिर एक ही बार आपको एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता होती है। अगर आपने ढंग से डीप डाइव उसके साथ किया है, डिटेल्ड आपने उसको 1.5-2 घंटे का समय उसके साथ व्यतीत किया है, अपने जीवन का इम्पैक्ट समझा है। तो जैसे मैं एक ही बार आपको बता दूं कि आपको यहाँ से राजीव चौक जाना है, ये रास्ता, और इसी रास्ते को आप लेना, आप इधर मत जाना, ITO में जाम है, इधर मत जाना, DND, सब जगह आप फंसोगे, बता दिया मैंने, बस। फिर आपको क्या जरूरत है? आपको बस रास्ता बता दिया, आप चलते जाओ। अब हर 10 मिनट में एस्ट्रोलॉजी की जरूरत थोड़ी नहीं कि अब यहाँ पर ये हो गया, वहां पर हो गया। तो एक GPS नेविगेशन की तरह आपको गाइड कर दिया, ये रहा आपका जीवन का रास्ता, आप चलिए और ईश्वर का सहारा लीजिए। और जहां पर दिक्कत थी, वहां पर उसने फर्टिलिज्म को खत्म कर दिया, भविष्यवाद को खत्म कर दिया। वो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये भी बोल देता है कि ये होकर ही रहेगा, नोट कर लो, ये डेफिनेट है, ये होगा, ये भी फ्रॉड है, ये भी गलत है।
कुछ भी डेफिनेट नहीं है, हमारी सांसें तक डेफिनेट नहीं है कि ये अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये भी नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं पता, जो बोलते हैं कि डेफिनेट है। क्यों? जब आप ऐसा बोलते हो तो आप एक व्यक्ति को चुनौती देते हो, और जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है वो है साक्षात नारायण, वो साक्षात कृष्ण, जिसने पूरे संसार को साध रखा है, जो कहता है कर्म करो। एस्ट्रोलॉजर कह रहा है चाहे कुछ भी कर लो, ये हो गई, तो वो कृष्ण को चैलेंज कर रहा है, कर्म को चैलेंज कर रहा है। अरे अगर कृष्ण की दृष्टि आ गई, कृष्ण का आशीष आ गया, तो क्या नक्षत्र, क्या तारे। इसीलिए अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अपने जीवन में, कम से कम ये रील, इसका पहले, सबसे पहले तो श्रेय जाता है के.एन. राव सर को, जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम से सबको अवगत कराया। तो पहला बहुमूल्य क्रेडिट उनको। और मेरे हिसाब से जो मेरी रील अगर मैं काउंट कर लूं तो 100 मिलियन से ऊपर गई होगी ये हर जगह से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। सुनना का मतलब है आराम से पूजा स्थल पर बैठ के सुनना शुरू कीजिए। आपके जीवन में जरूर 3 महीने के अंदर परिवर्तन आएगा। आप करो तो 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। सब कुछ आपको ठीक करना है, क्यों भागना है। तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि मैं ट्रेंड सेटर हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले के.एन. राव सर, उसके बाद मैंने। अब देखिए आपको हर एस्ट्रोलॉजर विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। कम से कम उन चीजों को खत्म कर रहे हैं जो गलत बताते हैं कि गुप्तांगों में दही लगाओ पैसा आएगा, नितंब में काला टीका लगाओ, अजवाइन की पोटली या तेज पत्ता वहां रख दो, करोड़पति बन जाओ। चलो वो सही ट्रैक पर आए, और उसका पूरा श्रेय देखिए के.एन. राव सर को है, क्योंकि ये उन्हीं का ज्ञान था। तो कम से कम अगर एस्ट्रोलॉजर इस चीज को सीख के विष्णु सहस्त्र नाम प्रमोट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर एस्ट्रोलॉजर से कहूंगा एक ही रेमेडी सबको दो, अपने इष्टजनों को, अपने जो भी लोग हैं, कि उनसे कहो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप देखिए आपकी बात भगवान नारायण रखेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर। और ऐसे भी कहा जाता है कि राशि में 7.5 चल रही है, क्या ये भी सच है? 7.5 जैसा भी कुछ है? देखिए 7.5 और ढैया का कॉन्सेप्ट अगर हम ले ले तो जीवन के 37 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 37 ईयर्स, तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। 7.5 से बिल्कुल भी, 7.5 से, राहु से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 आती है आपके जीवन का आपको फल देने। अब आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और मैं एक बहुत खराब स्टूडेंट हूँ। मैंने साल भर कुछ नहीं किया, गिल्ली डंडा खेला, कंचे खेले, क्रिकेट खेला। आपने बहुत मन से पढ़ाई की। अब आया एग्जाम का टाइम, यानी कि 7.5। किसको दिक्कत होगी? कौन ज्यादा एक्साइटेड होगा 7.5 के लिए? आप, क्योंकि आपने तो इतना कर दिया है कि अब वो समय आ गया जब आपको पता चलेगा कि आपके नेम से दुनिया आपको जानेगी, आपके नंबर से। आपको पूरा विश्वास है कि मैंने साल भर इतनी मेहनत की है, अब जब मैं एग्जाम में लिखूंगा, जब 100% का गोल्ड मेडल मुझे मिलेगा तो मेरा नाम बढ़ेगा। तो आप तो इंतजार करोगे। मेरे जैसा विद्यार्थी क्या करेगा? छिपेगा, बचेगा। फेल होंगे, बदनामी होगी, हेरेसमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अगर आपने जीवन में देखिए जैसे कर्म कर रखे 7.5 में, वैसे इम्पैक्ट मिलेगा। भारत के 70% प्राइम मिनिस्टर 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने। महेंद्र सिंह धोनी ने दोनों वर्ल्ड कप 7.5 में जीते हैं। तो दवा के मेहनत कीजिए ना, 7.5 तो देने आ रही है, क्यों घबरा रहे हैं? अब देगी जरूर, अच्छा या बुरा, तो आप अच्छे के लिए तैयारी कीजिए तो अच्छा ही मिलेगा आपको। राहु की महादशा अच्छी होती है। धर्म कर्म बड़ा है। धर्म और कर्म, देखिए कर्म आपसे, मैं तो मानता हूँ कर्म को मैं ज्यादा बड़ा मानता हूँ। धर्म क्या है? आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? धर्म जो धारण किया जा सके, धारण किया जा सके, जो मानवता, जो इंसानियत को सहूलियत दे, वो मेरा धर्म है। मेरे, बड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, मेरे अगर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की जगह किसी गरीब बच्चे के पेट में वो दूध जाएगा तो मैं ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और मेरा धर्म ये है कि उस गरीब बच्चे के मुंह में दूध जाना चाहिए। मैं उस दूध को शिव को स्पर्श करा के उस बच्चे को देना चाहूंगा। बिल्कुल, मेरा तो ये धर्म है कि जो मानवता, जो ईश्वर के समकक्ष काम कर सके, वही धर्म है। जो किसी हंसते हुए, रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर हंसी ला दे, वो धर्म है। आपका किया गया कोई भी कर्म या कोई भी कृत्य अगर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, वो धर्म है। आपके हाथ किसी के आंसू पोंछने के लिए जा रहे हैं, वो धर्म है। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे हिसाब से मेरा धर्म तो वो नहीं है। हाँ, बाकी जो मैं एनर्जी गेन करता हूँ ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होके, सबसे पहले तो उनकी परम सत्ता को स्वीकार करता हूँ कि जो कुछ मैं कर भी पा रहा हूँ आपकी वजह से। आपने मुझे चूज किया है कि मैं किसी के आंसू पोंछ सकूं, तो मुझे इतना सामर्थ्यवान बना के रखना कि जो हाथ
यूं दिए ना कभी यूं ना हो, ऐसे ही बने रहे देने के लिए, और हमेशा किसी का जो आंसू बह रहा हो पोंछने के लिए। तो मैं ईश्वर के पास मांगने नहीं जाता, मैं ईश्वर से वो एनर्जी या सामर्थ्य की प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी तरह आपने जो मुझे काम अलॉट किए हैं मैं वो कर सकूं। मेरा धर्म तो यही है। 5 घंटे पूजा करने की जगह अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, पूजा बहुत सब्जेक्टिव विषय है, आपको 2 मिनट में भी असंतुष्टि दे सकती है, 5 घंटे में भी नहीं दे सकती है। तो मेरा कहना है कि जो व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं, तो कि ईश्वर विवश है कर्म के बंधनों से। आप चाहे जितनी पूजा कर लो, ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, और आपके कर्म खराब हैं तो ईश्वर विवश है, नहीं दे पाएगा। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, महान हैं, और आपको समय नहीं मिल पा रहा है पूजा करने का, आप केवल हाथ जोड़ देते हैं रास्ते में मंदिर में, आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा देते हैं, सर्दी लग रही अपना कोट उतार के किसी को पहना देते हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और मैं देखिए हिंदू सनातन के सबसे बड़े व्यक्ति को फॉलो करता हूँ, और वो मैं स्वामी विवेकानंद, दरिद्र नारायण। अगर एक व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, सर्दी से तड़प रहा है, उसी के अंदर नारायण है, उसी की सेवा करो, आशीष उसी से मिलेगा। तो दरिद्र नारायण की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, ईश्वर के काम कीजिए। ईश्वर के काम यही है, ईश्वर तो प्रकट होगा नहीं, वो आप ही जैसे बंदे को चुनेगा कि आज किसी बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं है, आप सामर्थ्यवान है, आपने उसकी साल भर की फीस भर दी, कॉपी ड्रेस दिला दी, तो आपने क्या काम किया? ईश्वर का काम किया। ईश्वर आप जैसे बंदे को चुनेगा ना, तो जब आपकी आवश्यकता से ज्यादा आपके पास धन है, सामर्थ्य है, तो आपको उसे समाज कार्य में लगाना चाहिए, और यही आपका मानवता का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। ना तिलक, ना कंठी, ना माला, केवल आपके अंदर एक इंसानियत हो, जिस इंसानियत से आप एक इंसान को जज कर सके, जिस इंसानियत से आप किसी के दुख को अपना दुख मान सके, वही सबसे बड़ा धर्म है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं सर? देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा को केवल जो साध सकते हो भगवान शिव। तो जिन लोगों का चंद्रमा वीक हो, उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, और भविष्य में या पूरे अपने जीवन कम से कम एक बार महाकाल उज्जैन के दर्शन करने जाना चाहिए। पूजा कोई नहीं करानी, वहां किसी पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना है, सामान्य दर्शन बस। शांत हो जाएगा चंद्रमा, और आपको जीवन में स्थिरता देगा। और अगर लाइफ में शनि स्ट्रांग होते हैं तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? शनि स्ट्रांग हो, शनि डिसिप्लिन है, शनि आपका अनुशासन है, शनि आपका संयम है, शनि आपका पेशेंस है, शनि आपका धैर्य है। इतनी चीजें अगर आपके अंदर है तो आपको हराने वाला कौन है? आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर स्ट्रगल करने की जबरदस्त भावना है। अगर ये आपका मजबूत है तो इस जीवन में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इसको आप मजबूत कैसे करेंगे? शनि रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास को। आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो जहाँ पर काम चल रहा हो, गर्मी के दिन आने वाले हैं, फ्रूटी ले ली, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, उनको आप दीजिए। मैं कहूँगा उस शनि भगवान पर तेल चढ़ाने से ज्यादा आप किसी गरीब व्यक्ति को जो गर्मी में ठंडा पानी, फ्रूटी जूस पिलाएंगे, मुझे लगता है मेरे शनिदेव तो वैसे ही प्रसन्न होंगे। अब आपके शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 तरीके के भगवान इस टाइम चल रहे हैं, और वो भगवान है, एक जो हमने बना दिए हैं वो बड़े लालची हैं, तेल चढ़ाओ, काली उड़द चढ़ाओ, ये करो तभी देंगे। और जिन्होंने हमें बनाया, जिनको मैंने पढ़ा है पुराणों में, गीता, वो कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं मानवता की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे जो शनि है वो तो ये कहते हैं कि आप गरीब लोगों की मदद करो, असहाय लोगों की मदद करो। आपकी सोसाइटी का कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसको सर्दी लग रही है, उसको कंबल दो, उसके खाने पीने का प्रबंध करो। कोई लेबर किसी साइट पे काम कर रहे हो, उनके लिए कभी मन हुआ कुछ खाना लेके चले गए, दोपहर में ठंडा लेके चले गए, कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये आपका 1000 गुना पावरफुल इम्पैक्ट है कि आप जाके शनिवार को लाइन में लगे, बस इस भावना के साथ कि तेल चढ़ाते ही आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, मेरी बात भी मत मानिए, वो मानिए जो लॉजिक हो। मैं आपको लॉजिक देता हूँ। आप जितने लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए आपको खुशी किससे मिल रही है कि जब वो 10 आदमी खाना खाने के बाद आपके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं बाबूजी मजा आ गया, आज तो आत्मा तृप्त हो गई, वो ज्यादा कि आप लाइन में लगे और आपका कोई भावना नहीं आ रही, आप केवल एक लकीर की फकीर पीट रहे हैं। तो लकीर की फकीर मत पीटिए, लॉजिकल बनिए, जो सही लगे वही कीजिए। क्या शुक्र का कनेक्शन मनी और लाइफस्टाइल से है? शुक्र आपका जो सांसारिक जीवन है उसको इंडिकेट करता है। आपको इस संसार में प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या जितनी लग्जरी चाहिए, या आपका लव, रोमांस, सारी चीजें वीनस से गवर्न होती हैं। तो वीनस, अगर आपको सांसारिक जीवन चाहिए तो अच्छा करना ही पड़ेगा। शुक्र आपका फीमेल प्लैनेट है। वीनस को एक ही करने का अच्छा तरीका है, फीमेल के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए, उनका डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए,
और घर में आपके साक्षात लक्ष्मी है, आपकी धर्म पत्नी, उसका सम्मान कीजिए, उसके साथ चीटिंग मत कीजिए, उसके साथ गलत शब्द मत बोलिए, उसका दिल मत दुखाइए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। कोई अलग से कुछ नहीं करना। आप बस स्त्रियों का सम्मान कीजिए, किसी को गलत नज़र से मत देखिए, गलत भावना से मत देखिए, और सबसे पहले तो जो आपकी स्त्री धर्म पत्नी, उसका जितना सम्मान करेंगे, आपका शुक्र उतना ही अच्छा होगा, आपके घर में उतनी ही लक्ष्मी आएगी, उतनी ही बरकत होगी। आपके घर की अगर धर्म पत्नी मन से पीड़ित है, दुखी है और किसी विषाद में है, और आप चाहे जितना ओपल पहन ले, चाहे जितना पन्ना ही है वो पहन ले, हीरा पहन ले, आपका शुक्र ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं ठीक हो सकता। लेकिन सर अगर मंगल स्ट्रांग हो तो व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? मंगल देखिए क्या है, मंगल है क्या, मंगल एनर्जी है, मंगल कमांडर है। तो आपका जिसका मंगल अच्छा होगा तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, मंगल अच्छा है, कमांडिंग नेचर होगा, एनर्जेटिक होगा। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जितने स्पोर्ट्स पर्सन उनका मंगल अच्छा होता है, तो मंगल आपको एनर्जेटिक रखता है, उत्साह रखता है, एडवेंचर वाली चीज़ें कराएगा। चलो ट्रैकिंग करते हैं, मतलब जहाँ पर भी उत्साह है, जहाँ पर भी जोश है, जहाँ पर भी नेतृत्व, वहाँ पर मंगल है। तो मंगल आजकल जो आपके इस तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन है, डिफेंस पर्सन है, पुलिस पर्सन है, आईपीएस है, इन सब का मंगल अच्छा होता है डेफिनेटली, अगर आप लीड कर रहे हैं। अपने जुपिटर ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, गुरु ग्रह को? देखिए जुपिटर क्या है, आपके गुरु को दिखाता है, आपने गुरु बोल ही दिया। जुपिटर बुजुर्ग जनों को दिखाता है, साधु संत को दिखाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जुपिटर एक चीज और बोलता है, ट्रेडिशनल रहिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो परंपराओं के विरुद्ध हो। नॉनवेज, अल्कोहल जैसी चीजों को अवॉइड कीजिए, गलत अनैतिक संबंधों को अवॉइड कीजिए। कोई भी काम परंपरा के विरुद्ध हो रहा है उसको रोकिए। फिर क्या कीजिए, अपने आप को सात्विक रखिए। फिर गुरुजनों, बुजुर्गजनों, साधु संतों का सम्मान कीजिए, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। आप कुछ नहीं, अपने जो टीचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनके चरण छूजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लीजिए, आपका जुपिटर ठीक हो जाएगा। कैसे पहचाने कि राहु कमजोर है और जिनका वीक है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करे? राहु देखिए जब कमजोर होता है तो वो कल्पना शक्ति व्यक्ति को ज्यादा देता है, बड़ी पिक्चर तो दिखा देगा। अब उनको बोला गया कि चलिए आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी जॉब लगवा देते हैं, तो 15,000 रुपये बोले, तो वो कहे हम ये जॉब नहीं करें, हम तो बड़ा करेंगे, अंबानी बनेंगे सीधे। तो उनके अंदर क्या होता है कि सोचते ज्यादा है, करते कम है। दिन में 20 ख्याल बनाएंगे कि एक काम करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, शाम तक बहुत कठिन है, छोड़ देते हैं, दूसरी तैयारी करते हैं, दूसरी जॉब ढूंढते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फिर उनके अंदर एक चीज और होती है जो सबसे खतरनाक होती है, गलत संगत बहुत जल्दी लग जाती है। कोई मित्र सिगरेट पीता हुआ दिखा, लाओ मुझे दो, उसने एक ही बार पी, इनको लत लग जाएगी। गैम्बलिंग करना बहुत ज्यादा शुरू कर देंगे। यानी जितनी भी खराब आदतें हैं उनको राहु खराब कर देगा। इसको आप अच्छा कीजिए कि आपको बड़ी चीजों करने की प्रेरणा दे। अब राहु को आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। राहु के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपका राहु मजबूत होगा, अच्छा होगा, ब्लेसिंग्स होगी। तो क्या होगा कि आपको बड़ा करने की प्रेरणा देगा, कि जीवन में एक बड़ा इम्पैक्ट है। कि राहु क्या है, चेन रिएक्शन करता है, ऐसी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। एक के बाद दो नहीं आता राहु में, एक के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। तो राहु आपको ये ग्रोथ देता है। तो राहु आपके ग्रैंडफादर को भी रिप्रेजेंट करता है, उनका सम्मान कीजिए। कुल मिला के अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। भ्रम से बचिए, राहु इल्यूजन है, राहु कल्पना है, राहु छलावा है। तो जितनी भ्रमित करने वाली चीजें हैं उनसे बचिए, छल कपट से बचिए, गलत संगत से बचिए, और माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, आपका राहु अच्छा होगा। सर अगर किसी को प्रसिद्धि पानी है, कौन सा ग्रह मजबूत करना चाहिए? हाँ, उसके लिए ग्रह नहीं, उसके लिए एक रेमेडी है। रेमेडी। लेकिन वो 365 दिन करनी पड़ेगी। ओके। 365 दिन आपको काम करना है, सैटरडे संडे नहीं देखना है, सर डाउन करना है, हेड डाउन करना है, कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम ये नहीं देखना रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 366वें दिन आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। ये मेरी रेमेडी है। चलिए बहुत बड़ी रेमेडी एक तरह से, मैं गारंटी भले लेता हूँ। सिंपल दिख रही है। बड़ी सिंपल है। 365 दिन आप रिजल्ट को हटा दो, क्या होगा? काम करना है 365 दिन, ना सैटरडे ना संडे, ना ये कंप्लेंट कि आज 12 घंटे किया, आज 15 घंटे किया, आज इसने मेरी तारीफ नहीं की, आज ये मेरा काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, आज इसका रिजल्ट नहीं आया, ये सब चीजें हटा दो। सिर्फ सिंगल टारगेट, आप 365 दिन काम करो। 366वें दिन आपको प्रसिद्धि आपके घर आएगी, दरवाजा खटखटाएगी कि आप हो कहाँ, मैं ढूंढ करो। ये मैं बहुत व्यवहारिक आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ। देखिए गीता कहती है, मैं नहीं कहता, मैंने गीता को बहुत सिंपल बोल दिया। वो कहती है आप कर्म करना शुरू कर दो, करो तो सही। उसका रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट आप जब बेस कर दोगे तो आपका कर्म प्रभावित होगा। अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं,
अब इसमें हम अगर रिजल्ट जोड़ने की कोशिश करते कि ये 1 बिलियन चलेगा तो ही मैं करूंगा, हाँ, या बिल्कुल। आपका नहीं सही बात। चलेगा या आप मुझसे अपेक्षा करो चलेगा, नहीं। हमें यहाँ क्या करना है, अपना काम काम करना पूरी अपना है, कर्म ईमानदारी, काम चले पूरी ना ईमानदारी चले से। ये इसका बिल्कुल। एक प्रारब्ध है। हम्म, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, तो हम बिल्कुल निष्काम होकर इस काम को कर रहे हैं कि जो भी हम बेस्ट दे सकते हैं, आप जो बेस्ट पूछ सकते हैं मैं बता रहा, आप पूछ रहे हैं, जो मैं बेस्ट बता बिल्कुल, सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ से हम निवृत्त हो गए, जिस टाइम आपके फल की इच्छा खत्म हो जाएगी, आपको प्रसिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका वो जो फल की कामना है ना, यही हम्म, आपको रोकती है, बिल्कुल। क्योंकि आपको ये हतोत्साहित कर देती है। हुँ। 1 महीने बाद आपको लगने लगता है आप गलत डायरेक्शन में, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे यार, 365 दिन किसी भी चीज़ के लिए दो, आपको रिजल्ट आएगा। आप अगर 365 दिन ज़मीन में भी खोदना शुरू करोगे ना 2-2 इंच, तो 366वें दिन वहाँ से भी पानी निकल आएगा। बिल्कुल, मैं तो यह बिल्कुल। दावा करता हूँ। हम्म, आप तो फिर भी इंसान हैं। हम्म। लेकिन सर मेरे कई मित्र हैं या फिर कई रिलेटिव्स हैं, वो इस बात से बड़ा परेशान होते हैं कि उनके बच्चे किसी काम में लगते हैं तो फिर 6 महीने बाद कभी जॉब चेंज कर लेते हैं, कभी फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा क्या किसी ग्रह की वजह से होता है या देखिए, इसके किस लिए चीज का इम्पैक्ट करता है? 2-3 चीज़ें होती हैं। मून का इम्पैक्ट ज़्यादा आता हम्म, है ऐसे लोगों में कि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हम्म, देखिए, 3 चीज़ें कही गई हैं आपके चार्ट में अच्छी, उनको ट्राइपॉड कहते हैं। लग्न, सन एंड मून। हम्म, सन आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, हम्म, मून आपको स्थिरता दे रहा है कि आप हम्म, एक ही चीज़ को लंबे समय तक कर सके। और देखिए, रिजल्ट आने के लिए लंबा समय आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार दिखता है कि मून में उनके प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, तो मैंने उनको बताई मेडिटेशन, और उनको थोड़ा-सा बोले भगवान शिव के साथ कनेक्ट करें। देखिए, उनके अंदर स्थिरता आएगी, अपने काम को और बेहतर और अच्छे तरीके से वो कर पाएँगे। मतलब दो चीजें हैं, जो मतलब अस्थिरता का शिकार हैं या फिर बार बार फील्ड चेंज कर रहे हैं, हुँ। तो वो एक एक मेडिटेशन करें और भगवान शिव के साथ जुड़ जाएं, उनकी भगवान आराधना शिव करें। के साथ जुड़ जाएँ, आप देखिए उनके अंदर स्थिरता आएगी, एक ही काम को लंबे समय तक करने की उनके अंदर प्रवृत्ति आएगी, और जो काम लंबे समय तक होता है, हम्म, उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। आप कभी हताश मत होइए, किया गया कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, हम्म, उसका फल आज नहीं तो कल होता है। हुँ, कहा भी गया है कि व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, हुँ, करता जा निज कर्म तू, फल की ओर मत देख। हुँ, तो अपना काम हमें ईमानदारी से करते रहना चाहिए, रिजल्ट तो आएगा ही। हमारे भगवान, हमारा कृष्ण इतने निष्ठुर नहीं है, देंगे रिजल्ट, हुँ, सही समय पर देंगे। जैसे आप अपने बचपन में अपने पापा से, जैसे आप 8th या 9th में हो और आपने जिद कर दी कि मुझे बाइक चाहिए, आपके हिसाब से वो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको अभी मिल जानी चाहिए। हम्म, बिल्कुल। लेकिन फादर क्या कहेंगे, नहीं, हुँ, बाइक तो नहीं मिलेगी। हुँ, आपको लगेगा ये फादर सबसे खराब फादर है, हुँ, क्योंकि हो सकता है बगल वाले के ने दिला दी वो हुँ, बाइक। हम्म, इसी तरीके से उनको पता है कि जब 12th कर लेगा, जब कॉलेज जाएगा, तब ये सही यूटिलाइज़ेशन करेगा। तो इसी तरीके से उनको पता है कि आपने अच्छा काम कर दिया, ये व्यर्थ तो नहीं जाना है, हम्म, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन हुँ, कब मिलेगा वो डिसाइड करेंगे, और वो जो डिसाइड करेंगे वो आपके डिसाइड करने से ज़्यादा बेहतर होगा। हुँ, तो उनके डिसाइड होने का वेट कीजिए, आप पर जब रिज़ल्ट आएगा बहुत बेहतर आएगा। हुँ, सर एक सवाल और है, हुँ, कई ज्योतिषाचार्य कई एस्ट्रोलॉजर ये बात कहते हैं कि भाई अगर आपके जीवन में परेशानी है ना, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं, चींटियों के पास जाएं, उनको भोजन दें, दाना डालें, लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मेरा देखिए बिल्कुल ये, मैं इसको उपाय नहीं मानता, मैं हम्म, इसको सेवा मानता हूँ, और सेवा। जो काम हुँ, सेवा से जुड़े हों, और इस मामले में मैं हमेशा बहुत तारीफ़ करता हूँ अपने सिख भाइयों की। सेवा कैसी करनी है हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे बेहतर कोई नहीं। हम्म, तो आप चींटियों को दाना खा डालें, आप पक्षियों को दाना डालें, किसी भूखे व्यक्ति के पेट में आपकी वजह से भोजन जा रहा है, जहाँ पर भी सेवा जुड़ गई, हम्म, हुँ, वहाँ से आपकी उन्नति तो निश्चित है। हुँ, हुँ, तो मेरे हिसाब से तो सेवा कार्य है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इस तरीके के सेवा कार्य, जब आप सेवा भाव में जाते हो तो आपका अहंकार खत्म होता है। हुँ, आपके अंदर का जो होता है ना आत्ममुग्धता, ये खत्म होती है, और आप जीवन में एक नए डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो हर व्यक्ति को सेवा भाव तो रखना ही चाहिए। एक बड़ा प्रसंग है कि हम्म, जब कुछ पांडवों के यहाँ और कौरवों के यहाँ कोई दावत हुई, तो सबको काम अलॉट किए गए। कृष्ण ने कहा कि जो काम किसी ने न किया वो आप मुझे दे दो। तो हुँ, उन्होंने कहा कि ये जो जूठे बर्तन पत्तल है, ये हटाने का काम आपको है। तो उन्होंने उसे भी बड़े सेवा भाव से किया। तो हुँ, जहाँ पर सेवा आ जाती है, वहाँ पर आपकी उन्नति अपने आप शुरू हो जाती है। तो हमें अपना जो लक्ष्य है, बिना फल के निर्धारित करना चाहिए, आशा के, और जो मन में भावना हो वो सेवा की भावना ठीक है। होगी। आप देखिए आपके जीवन में उन्नति होगी। बहुत ज़्यादा देखो, कन्फ्यूज़ किसी को नहीं होना, हुँ, और कन्फ्यूज़ होना है तो आपको एक ही पुस्तक पढ़नी है जो आपको मदद करेगी, वो भगवत गीता। आजकल तो यूट्यूब पे पढ़िए, आप सुन लो, इससे अच्छा आपको इस टाइम हम्म, कोई गाइड नहीं कर सकता। हुँ, कोई धर्मगुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दो, बिना कंप्लेंट के, 1 साल तक करो मेरे कहने से। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करना शुरू कर दो, और जब-जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन लगे, जिस-जिस दिन आपको मन में, उस दिन भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दो।
आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपका जीवन आप देखेंगे बहुत ठीक। अच्छे और बहुत व्यवहारिक आयाम में जा रहा होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पॉडकास्ट में अपना कीमती समय देने के लिए। हम्म, हमने जियो पॉलिटिक्स से लेकर इंडियन पॉलिटिक्स से लेकर और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से हमने कई विषयों को बिल्कुल। समेटने की, चर्चा करने की कोशिश की है। हम्म, और अंकित अग्निहोत्री जी का मानना है कि कर्म फल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अगर आप कर्म करेंगे तो फिर आपकी उन्नति को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके लोकप्रियता को, या फिर जो आप चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि 365 दिन काम करिए, लेकिन जो 366वां दिन होगा उसमें आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेवा करते रहिए, कर्म करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत 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 नमस्कार, और शुक्रिया सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। नवरात्रि चल रही है, माँ भगवती की उन पर कृपा बने और यशस्वी हों अपने जीवन में, मेरी ऐसी कामना है। धन्यवाद। बिल्कुल। ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।